हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 17वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 17वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 17वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 17वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं या फिर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको शॉर्ट ट्रिक याद होगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है और ये ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व करोगे। ट्रिक क्या है तो देखिए मेरे भाई, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई दे, याद रखना ऐसी आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है कितनी, 8। अब ऐसी आकृति में 8 त्रिभुज कैसे होते हैं तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, इस आकृति में आपको सबसे पहले देखना है सिंगल फलक वाले त्रिभुज। तो यहां पर देखिए एक त्रिभुज तो है ये, दूसरा त्रिभुज है ये, तीसरा त्रिभुज है ये और चौथा त्रिभुज है ये। यानी कि यहां पर आपको सिंगल फलक वाले त्रिभुज दिख रहे हैं कितने, 4। अब आपको करना क्या है, इस 4 का कर देना है 2 गुना। तो 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है। यानी कि इस तरह की आकृति में आपको हमेशा याद रखना है कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। अब ट्रिक क्या लगाएंगे इस प्रश्न के अंदर है तो वो देखिए, अब आपको करना क्या है, इस तरह की आकृति आपको इस बड़ी वाली आकृति में देखनी है कि कितनी दिखाई दे रही है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति एक तो आपको बीच में दिखाई दे रही है, ये वाली, ध्यान से देखिए इसको मेरे भाई, ये वाली आकृति दिख रही है। तो हाँ सर बिल्कुल ये आकृति हमें दिख रही है, एक आकृति ये हो गई। इसी के साथ में देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। मेरे भाई सेम इसी प्रकार से देखिए एक बड़ी वाली आकृति ये वाली दिखाई दे रही है, बोलो दिख रही है। तो हाँ सर ये आकृति हमें दिख रही है। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ये बीच में से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कितनी आकृति है, 2 आकृति हैं। और मेरे भाई एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो हमें क्या करना है, इस 2 का गुणा कर देना है 8 के साथ में। तो मेरे भाई 8 का 2 गुना कितना होता है, तो 8 का 2 गुना होता है 16। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 16। अब हमें देखना है कि 16 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 16 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है,
इस टाइप के प्रश्न के अंदर है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 8 से यहां पर 28 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहां पर 28 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 27 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 8 से यहां पर 28 बन जाएगा कैसे। तो देखिए मेरे भाई 8 से यहां पर 28 बन जाएगा कैसे, यदि हम क्या करें इस 8 के अंदर यहां पर प्लस 20 कर दें तो 8 और 20 मिलकर बन जाएगा 28। और ध्यान से देखिए 28 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 27 के अंदर और इस 27 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जिस प्रकार से 8 के अंदर प्लस 20 करके यहां पर 28 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे इस 27 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 20 कर देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 के अंदर प्लस 20 कर देंगे तो 27 और 20 मिलकर बन जाएगा 47। अब हमें देखना है कि 47 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 47 हमें दिया गया है ऑप्शन है डी के अंदर है। तो मेरे भाई दूसरे प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 47। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक बैलगाड़ी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बैलगाड़ी द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको करना क्या है, इस टाइप के प्रश्न के लिए सबसे पहले आपको दूरी का सूत्र याद होना चाहिए। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा में समय। तो यहां पर देखिए दूरी का सूत्र हो जाएगा दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। ठीक है मेरे भाई, ये होता है दूरी का सूत्र। अब इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए हमें क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम लिख देंगे मेरे भाई दूरी। अब देखिए यहां पर क्या है, दूरी का सूत्र है चाल गुणा में समय। तो अब हमें देखना है कि चाल यहां पर गाड़ी की क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए बैलगाड़ी की चाल है यहां पर 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम लिख देते हैं कितना, 21 चाल हो जाएगी 21, उसके बाद में गुणा, फिर देखिए समय क्या है, तो समय हमें यहां पर दिया गया है 7 घंटे। तो इस 21 का गुणा हम कर देंगे 7 के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 21 गुणा 7 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 147। यानी कि एक बैलगाड़ी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो बैलगाड़ी द्वारा 7 घंटे में तय की गई दूरी होगी 147 किलोमीटर। अब हमें देखना है कि 147 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 147 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस
पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए के फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट के अंदर ऑल सब्जेक्ट होने वाले हैं और इस पीडीएफ सेट को हमने टॉपिक वाइज तैयार किया है। और इसी के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ सेट भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाला है। और यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इसी क्लास के अंदर मैंने अभी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न करवाया है। तो सबसे पहले आपको क्या ट्रिक लगानी है, सबसे पहले तो इस तरह की आकृति आपको देखनी है कि इस बड़ी वाली आकृति में इस तरह की आकृति कितनी दिखाई दे रही है। और ऐसी एक आकृति में त्रिभुजों की संख्या होती है 8। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस तरह की आकृति इस बड़ी वाली आकृति में हमें एक यहां पर ये वाली दिखाई दे रही है। बोलो दिख रही है? तो हाँ सर हमें ये वाली आकृति दिख रही है। तो मेरे भाई एक आकृति है तो यहां पर हम कर देते हैं 1। ठीक है, अब एक के अंदर यानी कि इस तरह की आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इस 1 का गुणा हम कर देंगे 8 के साथ में। ठीक है, समझिए यहां पर ध्यान से। अब देखिए 8 एकम हो जाएगा 8। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, इस चौकोर आकृति को आपको छोड़ देना है। इसके अलावा सिंगल फलक वाले त्रिभुज आपको कितने दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करना है। जैसे यहां पर देखिए मेरे भाई सिंगल फलक वाला एक त्रिभुज है ये, इसी प्रकार से देखिए दूसरा त्रिभुज है ये, और देखिए यहां पर तीसरा त्रिभुज है ये। तो हम क्या करेंगे, इस 8 के अंदर +3 कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर समझिए, देखिए क्या इनके अलावा कोई अन्य त्रिभुज है, तो हाँ सर इनके अलावा भी त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, सिंगल फलक वाले त्रिभुज हमने काउंट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, डबल फलक वाले त्रिभुज काउंट करेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। बोलो बन रहा है? तो हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, यानी कि यहां पर देखिए 3 नंबर त्रिभुज और मेरे भाई 2 नंबर त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बनता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए मेरे भाई अब यहां पर ध्यान से देखिए यहां पर एक 3 नंबर त्रिभुज और इसी प्रकार से देखिए जो ये खाली त्रिभुज बन रहा है, इन दोनों को मिलाकर यहां पर एक त्रिभुज ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, +1 और कर देंगे। इसी प्रकार से यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए एक त्रिभुज और बन जाएगा, कौन सा, ये वाला। ध्यान से देखिए ये वाला और 1 नंबर त्रिभुज को मिलाकर तो एक त्रिभुज ये हो जाएगा। यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति में कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी को यहां पर काउंट कर लेंगे। देखिए मेरे भाई यहां पर है 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 1 हो जाएगा 12 और 1 हो जाएगा 13 और 1 हो जाएगा 14 और 1 हो जाएगा 15। यानी कि हमारे सामने जो ये वाली आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या है 15। अब हमें देखना है कि 15 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 15 में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि 84 से यहाँ पर 32 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 84 से 32 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 87 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 84 से यहाँ पर 32 बनाया गया है कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो 84 दिया गया है ये मिलकर बना है 8 और 4 से, तो इन दोनों संख्याओं को आपस में किया गया है गुणा। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर देखिए 84 की दोनों संख्याओं को किया गया है गुणा, तो 84 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 चौक हो जाएगा 32 और यहाँ पर ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, 87 के अंदर और 87 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम भी क्या करेंगे, इस 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 87 की दोनों संख्या है, यानी कि पहली संख्या है 8 और दूसरी संख्या है 7 है, तो 87 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 8 7 के 56, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 56। अब हमें देखना है कि संख्या 56 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 56 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द ये भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए अमेरिकी क्रांति से, ऑप्शन बी है रूसी क्रांति से, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी क्रांति से और ऑप्शन डी है औद्योगिक क्रांति से। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सभी का ऑप्शन है सी। और देखिए इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन ने और ऑप्शन डी है बिंदुसार ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश के वेग का अधिकतम मान किस माध्यम में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए इसी प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और इन दोनों प्रश्नों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो याद रखना ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है किसके अंदर है? ठोस माध्यम के अंदर है। और यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? यहां पर आपसे पूछा गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो मेरे भाई इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखना। देखिए प्रकाश का वेग तो होता है निर्वात माध्यम में सबसे अधिक और ध्वनि का वेग होता है ठोस माध्यम में सबसे अधिक। ठीक है, तो ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो यहां पर देखिए 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन अभिक्रिया या परमाणु संलयन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दूध का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.5 से 6.7 है, ऑप्शन बी है 7.4 से 7.8 है, ऑप्शन सी है 8.2 से 8.9 और ऑप्शन डी है 5.5 से 5.9। तो मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध का सामान्य पीएच मान होता है 6.5 से 6.7 है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लास्टिक का निर्माण किसके बहुलक से किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्लास्टिक का निर्माण पॉलीथीन बहुलक से किया जाता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ह्यूमरस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है रेडियस और ऑप्शन डी है टीबिया। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है और यह हड्डी कहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग में डेटा सिक्योरिटी प्रदान करता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो HTTPS प्रोटोकॉल होता है यह क्या करता है? वेब ब्राउजिंग में डेटा सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि डायबिटीज होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से और पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो याद रखना, जो मानव शरीर के अंदर अग्नाशय ग्रंथि होती है उस अग्नाशय ग्रंथि के अंदर निर्माण होता है इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से द्रव्यमान संख्या क्या दर्शाती है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या होती है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को दर्शाती है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के आधार पर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम तक इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और मेरे भाई इसी के साथ में इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रैम मेमोरी को, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क को, ऑप्शन सी है सीपीयू को और ऑप्शन डी है कीबोर्ड को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।